गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था इसके अंदर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस और सबस्टेंसेस। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसमें ओमिक डिवाइसेस या सबस्टेंसेस। ओमिक तो इसमें इसके नेम से क्लियर हो रहा है। ओमिक का मतलब होता है जो ओम्स लॉ का फॉलो करती है। ये डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं वो कौन सी होती हैं? ओमिक डिवाइसेस। तो डिवाइसेस या सबस्टेंसेस विच ओबे ओम्स लॉ, विच ओबे ओम्स लॉ, दैट इज फॉर विच द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ए straight line, and passing through origin are called ohms devices और substances। क्लियर? मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं और इनके लिए अगर हमें V और I के बिटवीन ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ऑब्टेन होगा और जो ओरिजिन से पास होगा। क्लियर? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ओरिजिन से पास होना चाहिए। और इन सच डिवाइसेस द करंट डज नॉट डिपेंड अब ऑन द पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। मतलब इस डिवाइसेस में जो करंट फ्लो होती है वो अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी पर डिपेंड नहीं करती। पोलैरिटी का मतलब अगर हम वोल्टेज की क्या कर दें, पॉजिटिव नेगेटिव अगर चेंज कर दें तो भी करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, उस पर डिपेंड नहीं करती है। देखो समझिए इस बात को आप। इस प्रकार डिवाइसेज में अगर हम I और V के बिटवीन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ अपने को एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ऑब्टेन होना चाहिए और ये ओरिजिन से पास होना चाहिए। इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसके लिए R इक्वल टू V अपॉन I इक्वल टू होता है R, और वो R क्या रहेगा, क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। क्या रहना चाहिए? इससे क्या होगा, V और I के बिटवीन जो रिलेशनशिप होगी वो कैसी होगी, लीनियर। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। क्लियर? क्लियर हो गया ना? ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए और ओरिजिन से पास होना चाहिए। इसका मतलब होगा कि V और I के बिटवीन जो रिलेशनशिप है वो लीनियर रिलेशनशिप है। क्लियर? अब पोलैरिटी का मीन क्या है, देखो जैसे ये मेरे पास रेजिस्टेंस है और आपने इसे बैटरी या सेल कनेक्ट करके और करंट फ्लो की है, तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, कितनी हो रही है, I। अब आपने क्या किया, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब है कि अब आपने इधर नेगेटिव कर दिया, इधर पॉजिटिव कर दिया, तो भी आप इसमें देखोगे कि करंट इसमें जो फ्लो होगी वो कितनी होगी, I हो। ठीक है? पोलैरिटी चेंज करने से करंट चेंज नहीं होगी। तो इस कंडीशन में अगर हमें I और V के बिटवीन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो भी क्या आएगा, वो स्ट्रेट लाइन। अगर इधर V ले लें और इधर I लें तो भी अपने पास जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इस टाइप की जो डिवाइसेज होती हैं वो कैसी होती हैं, ओमिक डिवाइसेज और सबस्टेंसेज। At a high temperature, maximum metals follow Ohm's law। एट हाई टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम मेटल्स होती हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए अब नॉन ओमिक डिवाइसेस। ओके, नॉन ओमिक का मतलब ये है कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। ओमिक का मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं, नॉन ओमिक का मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। तो डिवाइसेज या सबस्टेंस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, which do not obey Ohm's law, that is for which the graph between potential difference and current is not a straight line but a curve। मतलब उनके बिटवीन जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये क्या होगा, एक कर्व के फॉर्म में होगा। ठीक है? और दिस टाइप्स ऑफ डिवाइसेज या सबस्टेंसेज आर नोन एज नॉन ओमिक। क्लियर? और फिर देखिए in such devices the current flows depend on the polarity of the applied voltage। क्लियर? अप्लाइड वोल्टेज का मतलब है अगर हम पोलैरिटी अगर उसकी चेंज कर देंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
क्लियर। एक डायरेक्शन में जैसे करंट फ्लो हो रही थी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम में करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब करंट है वो उसकी पोलैरिटी पे डिपेंड कर रही है। और इस टाइप की डिवाइसेस कौन कौन सी है अपने पास? वैक्यूम ट्यूब है, सेमीकंडक्टर डायोड है, ट्रांजिस्टर है एंड लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। ओके। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि नॉन ओमिक डिवाइसेस होती है उनके बिटवीन जो रिलेशनशिप होता है वो नॉन लीनियर होता है। मैंने मतलब ये है कि अगर V और I का जो रेशियो होता है वो R होता है, जो क्या नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। इट मीन्स V और I के बिटवीन जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? नॉन लीनियर। मतलब इनके बिटवीन जो कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, एक कर्व फॉर्म में होगा। क्लियर। और इस टाइप की डिवाइसेज होती हैं वो कैसी होती हैं? नॉन ओमिक डिवाइसेज। और इन डिवाइसेज के लिए मैंने आपको बताया कि जो करंट होती है वो अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी पे डिपेंड करती है। देखिए 3 कर्व अपने ऑर्डर ड्रॉ किए गए हैं, I और V कर्व। फर्स्ट में देखिए टॉर्च से बल्ब, और सेकंड सेमीकंडक्टर डायोड के लिए, और थर्ड है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आप इसमें देख रहे हो कि I और V के बिटवीन जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। इट मीन्स I और V के बिटवीन जो रिलेशनशिप है वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। इसमें भी आप देख रहे हो कि I और V के बिटवीन जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, और I की जो वैल्यू है वो V की पोलैरिटी पे डिपेंड कर रही है। कर रही नहीं कर रही है? फॉरवर्ड वाइज में आप देख रहे हो कि करंट है वो बहुत ज़्यादा करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। लेकिन रिवर्स में देखिए वेरी स्मॉल करंट फ्लो हो रही है। एक सर्टेन जो वोल्टेज है उससे पहले आप देख रहे हो करंट की वैल्यू क्या है? वेरी स्मॉल। इसका मतलब I की वैल्यू है वो V की पोलैरिटी पे डिपेंड करेगी। तो V अपॉन I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं होगा तो डिवाइसेस कैसी होंगी? नॉन ओमिक। और इसमें भी आप देख लीजिए I और V के बिटवीन जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, और ओरिजिन से भी पास नहीं हो रहा है। अब देखिए टॉर्च बल्ब के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देख रहे हो कि जैसे आप क्या करते हो, इसमें टॉर्च बल्ब में आप करंट फ्लो करोगे, करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो फिलामेंट है वो क्या होगा? हीटअप होगा। फिलामेंट है वो हीटअप होगा। हीटअप होने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो V अपॉन I का रेशियो क्या नहीं होगा? कांस्टेंट नहीं होगा तो ये डिवाइसेस कैसी होगी? नॉन ओमिक। कैसी होगी? नॉन ओमिक। और इसमें आप देख रहे हो कि I की वैल्यू है वो V की पोलैरिटी पे डिपेंड कर रही है। यहाँ देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में आप देख रहे हो, जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में करंट है वो सडनली क्या हो रही है? यहाँ देखो करंट है वो इसमें एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जबकि रिवर्स वाइज में करंट है वो वेरी स्मॉल है। ये डिवाइस है वो कैसी है? नॉन ओमिक। कैसी है? नॉन ओमिक। क्लियर। इसमें I है वो V की पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा, पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, तो V और I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं होगा तो डिवाइस कैसी है? नॉन ओमिक। और इलेक्ट्रोलाइट में आप ये देख रहे हो कि इसमें स्ट्रेट लाइन है थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन है, और बाद में क्या हो गया? कर्व हो गया। लेकिन ये कहाँ से पास नहीं हो रहा? ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो ये डिवाइस भी कैसी होगी? नॉन ओमिक। ओके। अब देखिए हमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। इसलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना है ए वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ A हैज़ ए रेजिस्टेंस कैपिटल R। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस व्हेन इट स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। क्लियर। अपने पास एक वायर है और इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो R। अब देखिए इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर R इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ रो आप देख रहे हो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। क्लियर। अब देखिए हमने इस वायर को क्या किया? स्ट्रेच करेंगे तो देखिए इसका जो एरिया है वो डिक्रीज होगा, बट इसका मास और वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट।
बात क्लियर हो रही है? ये वायर है, इस वायर को आप जब स्ट्रेच करो, स्ट्रेच का मतलब होता है इसको खींचना, खींचोगे तो आप बताया कि इसका लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो इसका एरिया, वायर थिन होगा नहीं होगा, खींचेंगे तो वायर की थिकनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब इसका एरिया डिक्रीज होगा, बट इसका वॉल्यूम और मास क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर is d, then initial mass equal to फाइनल मास, दोनों इक्वल होंगे। मास होता है अपना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो फर्स्ट कंडीशन में इसका वॉल्यूम है, एरिया ए था, लेंथ एल थी, तो यह जाएगा ए एल, और डेंसिटी हमने ली है वो डी। सेकेंड कंडीशन में ए डेस एल डेस और डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो अपने पास डी से डी कैंसिल, तो अपने पास क्या रिलेशन आ जाएगा, ए एल इक्वल टू ए डेस और एल डेस। क्लियर? तो अपने पास ए अपॉन ए डेस इक्वल टू एल अपॉन एल डेस। ओके, या इसको रिवर्स कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा ए डेस अपॉन ए इक्वल टू एल, इसको रिवर्स करेंगे तो एल डेस अपॉन एल। क्लियर? अब न्यू रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो न्यू रेजिस्टेंस आपको पता है कि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी इसकी सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो न्यू रेजिस्टेंस आर डेस इक्वल टू रो एल डेस अपॉन ए डेस। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर डेस अपॉन आर डेस अपॉन आर करेंगे तो आर डेस की वैल्यू है वो है अपने पास रो एल डेस अपॉन ए डेस, और आर की वैल्यू है वो रो एल, तो यहाँ आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा रो एल, रो से रो कैंसिल, अपने पास क्या आ जाएगा आर डेस अपॉन आर इक्वल टू एल डेस अपॉन एल और इंटू ए अपॉन ए डेस, और ए अपॉन ए डेस किसके इक्वल है, एल अपॉन एल डेस के, इसको हम क्या लिख सकते हैं एल डेस अपॉन एल इंटू एल डेस अपॉन एल। तो ये अपने पास क्या जाएगा आर डेस अपॉन आर, और ये आ जाएगा अपने पास एल डेस अपॉन एल का स्क्वायर, और आर डेस इक्वल टू एल डेस अपॉन एल का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब अपने को गिवन है कि इसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया, लेंथ को हमने क्या किया, डबल किया। तो यहाँ देखिए गिवन एल डेस इक्वल टू इनिशियल कितना है 2L, इनिशियल कितना हो गया, डबल है ना, स्ट्रेच करेंगे तो जो फाइनल लेंथ होगी वो इनिशियल की डबल होगी, डबल होगी तो अपने पास आ जाएगा 2L अपॉन एल का स्क्वायर इंटू आर, एल से एल कैंसिल, 2 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4R। यहाँ तक क्लियर? अब अपने से पूछा इसमें परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, इन रेजिस्टेंस, ये कैसे निकालते हैं, देखिए डेल आर अपॉन आर, ये आ जाएगा परसेंटेज में, इसको कैसे निकालते हैं आर डेस माइनस आर अपॉन आर और इनटू क्या करेंगे 100। अब आर डेस अपना कितना है, आर डेस 4R माइनस आर अपॉन आर और इंटू 100,
तो क्या जाएगा 4R माइनस आर, 3R, R से R कैंसिल, देखिए अपॉन R इंटू 100, तो अपने पास आ जाएगा ये डेल R अपॉन R इंटू परसेंटेज में आ जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 300%। क्लियर? ये ध्यान रखना है, जब स्ट्रेच किया जाता है तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है तो इसका एरिया डिक्रीज होता है, एरिया डिक्रीज होता है। उस कंडीशन में हमें अप्लाई करना होगा ए एल इक्वल टू ए डैश एल डैश। क्लियर? नेक्स्ट मेरे देखिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज हाफ, देन फाइंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इनिशियली एक्स इक्वल टू 4 ओम एंड वाई इक्वल टू 48 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, तो देखिए इसमें आपको पता है कि x है, x इक्वल टू अपने को क्या गिवन है 4 ओम और y इक्वल टू 48 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओम आपको बताइए किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की, और ओम मीटर रेजिस्टिविटी। ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये क्वेश्चन में आपको दिया नहीं गया है कि ये ना रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी है, आपको यूनिट से इसको आइडेंटिफाई करना है। ओम किसकी है, रेजिस्टेंस की, और ओम मीटर रेजिस्टिविटी। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसमें कि लेंथ ऑफ कंडक्टर इज हाफ, ठीक है, मतलब उसकी लेंथ को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। तो L अगर हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस से हाफ हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी तो उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, इट मीन्स रेजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर? व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर is half, then resistance becomes half of initial value, but resistivity remains unchanged। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी है वो उस पर लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, बट रेजिस्टेंस है वो, क्योंकि ऐसा क्यों है, because resistance is directly proportional its length, but resistivity doesn't depend upon length। रेजिस्टिविटी है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए जो x होगा वो x डैश जो होगा वो इनिशियल का क्या हो जाएगा हाफ, इनिशियल का हाफ करेंगे 4/2 तो कितना आ जाएगा 2 और रेजिस्टिविटी अनचेंज्ड रहेगी, तो रेजिस्टिविटी रो या y डैश इक्वल टू y रहेगा और वो रहेगा अपना 48 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट मेरे देखिए, a potential difference of 0.90 volt applied across the ends of the length wire which has 1.5 meter length and 0.60 × 10⁻⁶ meter square cross sectional area. Find the electric current
following through the wire, resistivity of wire is 5.6 into 10 power minus 8 ohm meter. ओके देखिए गिवन V applied voltage potential difference 0.90 volt और length 1.5 meter और area 0.60 into 10 power minus 6 मीटर स्क्वायर और रेजिस्टिविटी हमें दी हुई है 5.6 into 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर और हमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करनी। ओके तो पहले हम फाइंड करेंगे इसमें रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए। रो अपने को गिवन है 8 और L 1.5, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.60 इंटू 10 पावर माइनस 6। ओके क्लियर। अब देखिए इसको सोल्व कर सकते हैं हमने, इस करेंगे तो 3 से कर दें तो 0.5, इसको कर देंगे तो 0.2, इसको कर देंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये अपने पास आ जाएगा 3 से किया ना इसको हमने, ये 5 से और ये आ जाएगा 28 और 28 को इससे करेंगे तो आ जाएगा 14 और पावर देखो यहाँ माइनस कितना है 8 है और यहाँ पावर है माइनस 6, या पावर ऊपर होगी -2, तो R इक्वल टू आ जाएगा 0.14 ओम। ओके अब हम निकालना है इलेक्ट्रिक के, तो इलेक्ट्रिक के करंट फॉर्म ओम्स लॉ। I इक्वल टू होता है V अपॉन R, V अपने को गिवन है 0.90 और ये 0.14, तो ये आ जाएगा अपने पास 90/40, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 7। अब 7 से डिवाइड कर लें तो 7 6 या 42, 3 इसमें रिमेनिंग रह जाएगा, 3 में कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 28, फिर 2 में 2 टाइम्स, ठीक है, और फिर इसके बाद में 60 में 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 6.43 एम्पियर। ये ओके।